हाय एवरीवन, आज के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स के साथ साथ कल के भी करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी दावोस स्विट्जरलैंड में, या ऑप्शन सी न्यूयॉर्क अमेरिका में, या ऑप्शन डी लंदन यूके में। इसका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। 55वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 20 जनवरी से 24 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। इसमें भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करते हुए चर्चाओं में सबसे आगे है। 2025 का थीम है कोलैबोरेशन ऑफ द इंटेलिजेंस एज, और वही 2024 का थीम था रीबिल्डिंग द ट्रस्ट। चलिए देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक सार्वजनिक निजी सहायक गैर लाभकारी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह एक संवाद का मंच है जिसमें वैश्विक, क्षेत्रीय उद्योग एजेंटों को आयाम देने के लिए समाज के सभी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक अन्य व्यक्तियों को शामिल करके विचार विमर्श किया जाता है। इसका स्थापना जर्मन प्रोफेसर क्लास श्वाब ने वर्ष 1971 में की थी, जिसे पहले यूरोपीय प्रबंधन मंच अर्थात यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के रूप में जाना जाता था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जैसे इंडेक्स और रिपोर्ट। देखते हैं यह रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जैसे पहला है ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट के साथ साथ इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट भी जारी करती है। इसके मुख्य रिपोर्ट देख ली, कौन कौन सा रिपोर्ट और इंडेक्स जारी करता है, इसे हम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसे भी याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब होती है, इसका स्थापना कौन किया था, ये चार चीज को याद रखेंगे। 2025 में 55वां वार्षिक बैठक होने वाला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बाघ अभ्यारण्य से गांवों को हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार है? पहला है वन अधिकार अधिनियम 2006, ऑप्शन बी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, या ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसका सही जवाब हो जाएगा वन अधिकार अधिनियम 2006 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये दोनों अधिनियम बाघ अभ्यारण्य गांवों से हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। ये देखते हैं न्यूज में की। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने राज्यों से बाघ अभ्यारण्यों के भीतर गांव परिवारों की संख्या के साथ साथ बाहर निकाले गए समुदायों का विवरण एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निपटाए गए वन भूमि और उपज दावों की स्थिति के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए कहा है। पुनर्वास प्रक्रिया कौन मंत्रालय करता है, कौन नियंत्रण करता है? पुनर्वास के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित हुआ और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया। ये दोनों कानून सामुदायिक पुनर्वास को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य में वन्य जीव प्रबंधन को सुरक्षित करने, लोगों से मुक्त क्षेत्र विकसित करने के लिए अधिकृत करता है। हालांकि इसे वन अधिकार अधिनियम नियमों के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, जो व्यक्तियों को भूमि के शीर्षक का दावा करने, महुआ, करौदा और तेंदुओं के पत्तों जैसे गैर लकड़ी वन उपज इकट्ठा करने की अनुमति देता है। इस कानून के आधार पर स्थानांतरण स्वैच्छिक और इसे पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के तहत की जाती है। अगला न्यूज देखते हैं। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से किस फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन ए है फोर्ड फाउंडेशन, ऑप्शन बी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ऑप्शन सी रॉकफेयर फाउंडेशन, या ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से भारत का कौन रहने वाला? प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। बेंगलोर स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा 25वां गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा फैकल्टी मेंबर है लाइट एंड मैटर फिजिक्स पे। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान एवं युवा पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, इसे याद रखेंगे हम। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय है सिएटल, वाशिंगटन में। इसका गठन 2000 में किया गया था और 2025 में इसका 25वां वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन है। यह इसकी स्थापना बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के द्वारा की गई थी, जो अमेरिका की निजी फाउंडेशन है।
चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्रेट बीटर झील किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पनामा नहर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी प्रशांत सागर या ऑप्शन डी स्वेज नहर। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर से संबंधित है, स्वेज नहर के पास ही है ग्रेट बीटर झील। चलिए देखते हैं इसके बारे में। 193 किलोमीटर लंबा कृत्रिम जल मार्ग जो स्वेज के इस्तमुस के माध्यम से लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, एशिया से यूरोप तक समुद्री मार्ग को 6000 किलोमीटर तक के रास्तों को कम कर देता है। यहाँ देख सकते हैं, अगर इंडिया से ये रास्ता आएगा तो केप ऑफ गुड होप्स अर्थात साउथ अफ्रीका के होते हुए अटलांटिक महासागर से होते हुए यूरोप की तरफ बढ़ेगा। वही ये रास्ता स्वेज कैनाल के तहत 6000 किलोमीटर की रास्ता कम पड़ जाती है। ये देख रहे हैं ये रास्ता, यहाँ पे है स्वेज नहर और यहाँ पे है ग्रेट बीटर झील। ये यहाँ पे है, इसके स्वेज के नहर के पास है ग्रेट बीटर झील। स्वेज नहर ये रहा जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अगर ये नहर न रहे, ये नहर बंद होने पे ये रास्ता तकरीबन 6000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करनी पड़ेगी जहाजों को। जिब्राल्टर जल संधि है ये रहा जो अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप एशिया को जोड़ने वाला एक व्यापार मार्ग प्राचीन काल से है और ग्रेट बीटर झील स्वेज नहर के किनारे स्थित कई झीलों में से एक है जो पूर्वी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आईएनएस मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस 2025 के किस संस्करण में भाग ले रहा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी 9वां या ऑप्शन डी 10वां है। तो इस 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस हो रहा है, इस अभ्यास का 4वां अभ्यास है, 4th अभ्यास है। इसमें भारतीय आईएनएस मुंबई भाग ले रहा है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित निर्देश मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस 2025 के 4था संस्करण में भाग ले रहा है। रक्षा मंत्रालय को जारी एक बयान में कहा गया कि इस संस्करण में नेवल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, रॉयल नेवी, यूनाइटेड स्टेट नेवी, इंडोनेशियन नेवी, मलेशियन नेवी और सिंगापुर के साथ साथ कनेडियन नेवी भी भाग ले रहा है। इस अभ्यास के तहत भारत को सागर अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य है सुरक्षित एवं संरक्षित हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए समुद्री सहयोग और सहभागिता को बढ़ाना। चलिए देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस क्या है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस 2019 में फ्रांस के द्वारा शुरू की गई थी। ला पेरोस संयुक्त अभ्यास से सबसे पहला संस्करण ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ किया गया। इस अभ्यास का नाम 18वीं सदी के फ्रांसीसी नौसैनिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम था ला पेरोस, और 2021 में भारत पहली बार भाग लिया। इसमें सतह युद्ध, वायुरोधी युद्ध, वायु रक्षा अभ्यास, हथियार चलाने का अभ्यास, क्रॉस डेक उड़ान संचालन, सामरिक युद्धाभ्यास और समुद्र में पुनः पूर्ति जैसे नौसैन्य कौशल विकास सहित जटिल और उन्नत नौसैनिक ऑपरेशनों को देखना होगा। यह इन 5 समान विचारधारा वाले उच्च स्तरीय नौसैनिक बलों के घनिष्ठ संबंध को विकसित करने और अपने कौशल को निखारने तथा स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। इसके बारे में देख लिए, राष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस, इसे याद रखेंगे। अगला न्यूज है, किस देश की महिला टीम ने पहला खो खो विश्व कप 2025 को जीता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया। इंडिया के मेंस और वुमेन्स दोनों टीम ने खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में नेपाल को 78-40 से हराकर पहले खो खो विश्व कप का खिताब जीत लिया है और इंडियन मेंस टीम भी खिताब जीत लिया। अभी तक का अपडेट है कि इंडियन मेंस टीम भी खिताब जीत चुका है। दोनों महिला और पुरुष टीम भी ये भारतीय खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया। 13 से 19 जनवरी 2025 तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसमें 6 महाद्वीपों के 24 देशों से 21 पुरुष और 20 महिला टीम इसमें भाग ली थी। यह टूर्नामेंट भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा आयोजित किया गया था। पुरुष टीम को कौन सा नीली ट्रॉफी दी जाएगी और महिला टीम को ग्रीन ट्रॉफी दिया जाएगी। इसके शुभांकर याद रखेंगे तेजस और तारा था। इसका महत्व है कि वैश्विक मान्यता प्राप्त हो और ओलंपिक में इसे समावेश किया जाए। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल में, या ऑप्शन सी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी गुवाहाटी असम में। इसका सही जवाब होगा पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में स्थापना की गई है भारत के 6ठे वेधशाला और पूर्वी भारत के प्रथम वेधशाला। इसे याद रखेंगे।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पंचेत पहाड़ी के ऊपर किया गया है। भारत में कुल कितने वेधशाला है? कुल 6 वेधशाला है। पहला है लद्दाख में, दूसरा है नैनीताल उत्तराखंड में, और तीसरा है माउंट आबू राजस्थान में है। चौथा है पुणे में गिरबानी हिल्स पे, पांचवा है तमिलनाडु में कौलूर में, और छठा जो इस बार इसका उद्घाटन किया गया है, छठा का निर्माण हो रहा है, वो पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल में। यह वेधशाला छात्रों और वैज्ञानिकों को खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान करने में मदद करेगा। पूर्वी भारत की पहली वेधशाला का नाम रखा गया है सत्येंद्रनाथ बोस खगोल वेधशाला, इसके नाम से रखा गया है। यह गढ़ पंचकोट पहाड़ियों में स्थित वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया है। वेधशाला की स्थापना सत्येंद्रनाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र के द्वारा की गई है। इसके साथ ही सत्येंद्रनाथ बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र की स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा भारत सरकार के द्वारा 1986 में कोलकाता में की गई थी। चलिए दोस्तों, आज करंट अफेयर्स होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और कल के करंट अफेयर्स को हम रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षा मंत्रालय ने किया था। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्यूएस क्वाकवेरेली साइमंड्स के द्वारा जारी किया गया था 2025 में। अगला सवाल था, जनरल वीके सिंह हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए? इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में जनरल वीके सिंह को नियुक्त किया गया था। अगला सवाल था, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने का प्रस्ताव रखा है? इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के संविधान सुधार आयोग के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद को हटा दिया जाए। हालांकि ये प्रस्ताव लाया है, अभी तक हटा नहीं है, इसे आगे देखना होगा कि इस पे आगे क्या होता है। अगला सवाल था, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अर्थात नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। अगला सवाल था, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन और संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा संचार मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च संचार मंत्रालय के द्वारा की है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।